हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम एनसीईआरटी इतिहास के बारे में कंप्लीट कोर्स की जानकारी बताना चाहते हैं। हम इसमें एनसीईआरटी इतिहास की कंप्लीट सीरीज चला रहे हैं और दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 4 के बारे में चर्चा करेंगे तथा इन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे पेपर के लिए अनिवार्य हैं। तो दोस्तों, अब हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। पाठ 4, क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। दोस्तों, इसमें हम उन चीज़ों का पता करेंगे कि किताबों से तथा कब्रों से हमें प्राचीन समय की क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारी प्राचीन ग्रंथ वेद। दोस्तों, अब हम शुरुआत में वेदों के बारे में पढ़ेंगे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं और वेदों में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई गई हैं। दोस्तों, वेदों का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। और दोस्तों, वेदों का संकलन करता या रचयिता कृष्ण देवपायन वेद व्यास ऋषि को कहा जाता है। और दोस्तों, वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे नया वेद है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और वेदों के रचयिता या संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी वेदों के संकलन करता है या रचयिता हैं। और दोस्तों, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद या प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। और दोस्तों, इन वेदों के बारे में हमें जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम ऋग्वेद के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी। और ऋग्वेद में दोस्तों 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं और इन प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। और दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,600 मंत्र हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,600 मंत्र हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ऋग्वेद के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले। और ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की कितनी संख्या है? लगभग 1000 के आसपास। और इन प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? सूक्त। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,600 मंत्र हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ऋग्वेद की भाषा। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत, संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ऋग्वेद की भाषा कैसी है? प्राकृत, संस्कृत और वैदिक संस्कृत। दोस्तों, ये दोनों भाषाएं लगभग एक समान ही है। ठीक है दोस्तों। और ऋग्वेद में कितने देवता महत्वपूर्ण हैं? 3 देवताओं का वर्णन मिलता है: अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव। ठीक है दोस्तों। सोमदेव को हमें पेड़ पौधों या प्रकृति का देवता भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ऋग्वेद की भाषा कैसी है? ऋग्वेद की भाषा है प्राकृत, संस्कृत या वैदिक संस्कृत। और ऋग्वेद में कितने देवता महत्वपूर्ण बताए गए हैं? 3। उनका नाम क्या क्या है? अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। सोम देवता को हम पेड़ पौधे या प्रकृति का देवता भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे। बुर्ज वृक्ष। दोस्तों, 150 वर्ष पहले ऋग्वेद बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था। और यह छाल पर लिखी गई चीज़ को पांडुलिपि कहा जाता है। और यह ऋग्वेद की पांडुलिपि कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। और यह एक पुस्तकालय में सुरक्षित स्थान पर रखी हुई है। तो दोस्तों, बुर्ज वृक्ष क्या है? बुर्ज वृक्ष पर दोस्तों 150 वर्ष पहले ऋग्वेद बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था। और यह लिखी हुई चीज़ को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। और यह ऋग्वेद की पांडुलिपि कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित स्थान पर है। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों ऋग्वेद की भाषा के बारे में बात कर ली हमने। ऋग्वेद की भाषा कैसी है? प्राकृत संस्कृति है, वैदिक संस्कृति। और ऋग्वेद में कितने देवता बताए गए हैं? 3, अग्नि, इंद्र और सोम। सोम देवता को पेड़ पौधों या प्रकृति का देवता भी कह सकते हैं। और दोस्तों बुर्ज वृक्ष पर लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया था। और यह ऋग्वेद की लिखी हुई पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित रूप में रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों अब हम ऋग्वेद की प्रार्थनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मवेशियों, खासकर पुत्रों के बारे में, घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाइयों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऋग्वेद की ज़्यादातर प्रार्थनाएं किस चीज़ के लिए हैं? मवेशियों के लिए और ख़ासकर पुत्रों के लिए, घोड़ों की प्राप्ति के लिए, रथ खींचने के लिए, लड़ाइयों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। और ऋग्वेद में दोस्तों अनेक नदियों का जिक्र किया गया है। और उन नदियों का क्या क्या नाम है या कौन कौन सी नदियों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है? व्यास नदी का, सतलुज का, सरस्वती का, सिंधु का तथा गंगा नदी का। और दोस्तों यमुना नदी का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन मिलता है? सिर्फ एक बार। और दोस्तों ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण या लोगों को किस आधार पर बांटा गया है? काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। तो दोस्तों ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में किन किन चीज़ों का ज़्यादा वर्णन किया गया है? मवेशियों का, खासकर पुत्रों का, घोड़ों की प्राप्ति का, रथ खींचने का, लड़ाइयों के लिए अनेक प्रार्थनाएं दी गई हैं। और दोस्तों ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र भी किया गया है। वे नदियाँ कौन कौन सी है? व्यास नदी, सतलुज नदी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, गंगा, यमुना का जिक्र भी है। ऋग्वेद में सिर्फ एक बार मिलता है यमुना नदी का जिक्र। और दोस्तों ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने ऋग्वेद की प्रार्थनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, ऋग्वेद की नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त, और दोस्तों हमने लोगों का वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। चलिए अब आगे चलते हैं। और दोस्तों अब हम बात करेंगे ऋग्वेद में लोगों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों ऋग्वेद में लोगों के लिए काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान और संस्कृति आदि शब्दों के बारे में प्रयोग किया गया है, जानकारी प्राप्त या जानकारी मिलती है। और दोस्तों ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर, वे जिस स्थान पर रहते थे उसके आधार पर, वे किस संस्कृतियों या किन किन परंपराओं के प्रयोग करते थे उनके आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया गया है, ना कि जाति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनके काम के आधार पर लोगों को कितने समूह या कितने भागों में बांटा गया था। काम के आधार पर लोगों को 2 समूहों में बांटा गया था और उनका वर्णन इस प्रकार है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये लोग यज्ञ और अनुष्ठान कार्य करते थे। तो दोस्तों पुरोहितों को क्या कहा जाता था? पुरोहितों को कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। और ये पुरोहित क्या कार्य करते थे? यज्ञ और अनुष्ठान संबंधी कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब आगे राजा। और दोस्तों ऋग्वेद के समय का राजा आधुनिक समय जैसे नहीं थे। ये न तो महलों में रहते थे, न राजधानियों में रहते थे, न ही इनके पास अपनी सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे, और न ही उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक बनता था। तो दोस्तों ऋग्वेद के राजा आज के राजा जैसे बिल्कुल नहीं थे, या आधुनिक समय के राजा हुए थे उनके जैसे बिल्कुल नहीं थे। ये राजा न तो महलों में रहते थे, न राजधानियों में रहते थे, न ही सेना रखते थे, और न ही ये कर वसूलते थे, और इन राजाओं की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक भी नहीं बनता था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने पुरोहितों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि पुरोहितों को कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान संबंधी कार्य करते थे। और राजा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि ये राजा न तो महलों में रहते थे, न राजधानियों में,
न ही अपनी सेना रखते थे और न ही उनके मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक बनता था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जनता व पूरे समाज के लिए जन शब्द का प्रयोग किया जाता था और इस जन शब्द का प्रयोग आज भी होता है। और दोस्तों, ऋग्वेद में दूसरा शब्द था विष, जिसका वेद से शब्द निकला है। तो दोस्तों, ऋग्वेद का दूसरा शब्द क्या था? विष। और इस विष से कौन सा शब्द निकला है, कौन सा शब्द बना वेद से? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, जनता व पूरे समाज के लिए जन शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में और इस जन शब्द का प्रयोग आज भी होता है जनता और पूरे समाज के लिए। और ऋग्वेद में दोस्तों दूसरा शब्द था विष, जिससे निकला है वेद से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, ऋग्वेद में जन शब्द जनता व पूरे समाज के लिए और विष शब्द से कौन सा शब्द निकला है? वेद से। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे। और दोस्तों, ऋग्वेद में जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी वे लोग अपने आप को आर्य कहते थे और जो इन प्रार्थना या इन आर्यों का विरोध करते थे उन विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, प्रार्थनाओं की रचना करने वाले खुद को क्या कहते थे? आर्य। और जो इन प्रार्थनाओं और इन आर्यों की आलोचना करते थे, इनको विरोध करते थे, उन विरोधियों को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? दास या दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम ऋग्वेदिक समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋग्वेदिक समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बना हुआ था। पहला था ब्राह्मण, इनका कार्य था यज्ञ और अनुष्ठान करना। दूसरे थे वैश्य और इन वैश्यों का अर्थ होता था व्यापार। और दोस्तों, यह वैश्य शब्द किससे निकला है? विष से। और इस विष का, वैश्य का क्या अर्थ है? व्यापारी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं तीसरा वर्ग कौन सा था? क्षत्रिय। क्षत्रियों का क्या कार्य होता था? सेना और सुरक्षा संबंधी कार्य होता था। और शूद्र, शूद्रों को क्या कहा जाता था? दास। या शूद्रों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? ऋग्वेदिक काल में दास शब्द का प्रयोग होता था। और ये शूद्र दोस्तों ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय लोगों की मदद या सहायता किया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, ऋग्वेदिक समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 4 वर्गों में बटा हुआ था, 4 वर्गों में बनाया गया था। पहला वर्ग था ब्राह्मण और इनका क्या कार्य था? यज्ञ और अनुष्ठान किया करते थे। दूसरा वर्ग था वैश्य, ये व्यापार संबंधी कार्य किया करते थे। और तीसरा था क्षत्रिय, ये सेना संबंधी कार्य बाहर संभाला करते थे। और चौथा वर्ग था दोस्तों शूद्र, जिन्हें दास कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हमने ऋग्वेदिक समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि उस समय का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। वे वर्ग थे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य था यज्ञ अनुष्ठान करना, वैश्यों का कार्य था व्यापार करना, क्षत्रियों का कार्य था सेना में काम करना और शूद्रों का कार्य था दास। ठीक है दोस्तों, अब हम महापाषाण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, महापाषाण काल कितने वर्ष पहले शुरू हुआ था? 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये शिलाखंड महापाषाण कहलाते थे। और दोस्तों, महापाषाण क्या करता है? महा का अर्थ होता है बड़ा और पाषाण का होता है पत्थर, यानी महापाषाण का क्या अर्थ हुआ? बड़ा पत्थर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों, ये बड़े पत्थर या ये महापाषाण, ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। और दोस्तों, यह महापाषाण की शिलाखंडों की प्रथा या ये बड़े पत्थरों की प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में मुख्य रूप से प्रचलित थी। और दोस्तों, उस समय मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घोड़े के कंकाल दफनाए जाते थे। और दोस्तों, महापाषाण काल 3000 साल पहले हुआ था और महापाषाण काल में 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया था। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोहे का प्रयोग किस काल में आरंभ हुआ था और कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था। तो दोस्तों, लोहे का प्रयोग महापाषाण काल में लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, महापाषाण का क्या अर्थ है? महापाषाण 3000 साल पहले शुरू हुई थी और ये शिलाखंड महापाषाण कहलाते थे।
और दोस्तों महापाषाण का क्या अर्थ है? बड़ा पत्थर। और ये पत्थर दफन करने की जगह लोगों द्वारा बड़े करीने से या बड़े देखभाल से लगाए गए थे। और ये पत्थर दफन लोगों को दफन करने के लिए पत्थरों की यह प्रथा कहाँ पर शुरू हुई थी? यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों महापाषाण काल के समय में मृतकों के साथ क्या क्या दफनाया जाता था? लोहे के औजार, उनके हथियार, पत्थर, उनके सोने चांदी के गहने और उनके घोड़ों के कंकाल। और दोस्तों महापाषाण काल में 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो अब हमने महापाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, कितने वर्ष पहले शुरू हुआ था। महापाषाण का अर्थ क्या है? और ये महापाषाण या बड़े पत्थरों की प्रथा कहाँ पर प्रचलित थी, ये भी हमने बात कर ली। और महापाषाण काल में ही 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और इनाम गांव के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों इनाम गांव 3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह स्थित है। तो दोस्तों इनाम गांव कहाँ है? दोस्तों इनाम गांव आज से लगभग 3600 साल से 2700 साल पहले भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह थी और इस जगह को दोस्तों इनाम गांव कहा जाता है। दोस्तों इनाम गांव में वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफन किया जाता था। और दोस्तों इनाम गांव में वयस्क लोगों को यानी बड़े लोगों को गड्ढों में सीधा लिटाकर दफन किया जाता था। और दोस्तों इनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। खाना खाने और पानी पीने का बर्तन सबके पास रख दिए जाते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को कौन कौन सी फसलों के अवशेष मिले हैं? गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। तो दोस्तों जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। और दोस्तों किन किन जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं? गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, सूअर, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। तो दोस्तों इनाम गांव कहाँ पर स्थित था? दोस्तों इनाम गांव 3600 वर्ष से 2700 वर्ष पहले भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह थी, उस जगह को इनाम गांव कहा गया है। और दोस्तों इनाम गांव में वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और इन लोगों का सिर उत्तर की ओर होता था तथा कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। और दोस्तों यहाँ और इनके पास या इनके साथ खाना खाने और पानी पीने का बर्तन इनके सब के पास भी रखा जाता था। और दोस्तों इनाम गांव में पुरातत्वविदों को कौन कौन सी फसलों के अवशेष मिले हैं? गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इनाम गांव में कौन कौन से जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं? गाय की हड्डियाँ मिली हैं, बैल की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की, कुत्ता की, घोड़ा की, हिरन, सूअर, चिड़िया की भी मिली हैं, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इनाम गांव कौन सी जगह थी या किस जगह पर थी ये? तो दोस्तों इनाम गांव आज से लगभग 3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह थी, इस जगह को इनाम गांव नाम दिया गया। और इस जगह पर वयस्क लोगों को दफनाया जाता था और इस जगह पर वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था तथा इन लोगों का सिर किस दिशा में किया जाता था? उत्तर की दिशा में। तथा इन लोगों को कभी कभी उनके घर के अंदर ही दफनाया जाता था तथा इनके शव जहाँ पर दफनाए गए थे वहाँ पर इन लोगों के लिए खाना खाने और पानी पीने का बर्तन सब उनके शव जो दफनाए गए थे उनके पास ही रख दिए जाते थे। और दोस्तों इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन किन फसलों के बीज या अवशेष मिले हैं? गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। और दोस्तों इनाम गांव में पुरातत्वविदों को जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कौन कौन से जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं? गाय, बैल, भैंस,
बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, हिरन, सूअर, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह हमने हमारे लास्ट इनाम गांव भी कंप्लीट कर लिया है। हमने इनाम गांव के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कौन सी नदी के किनारे था? यह भीमा की सहायक नदी गोड के किनारे था। और यह कितने वर्ष पुरानी जगह है? लगभग 3600 वर्ष से 2700 साल पहले की जगह है। और इनाम गांव में वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लेटा कर दफनाया जाता था। और इनका सिर किस दिशा में किया जाता था? उत्तर दिशा में। और कई बार इन लोगों को घरों के अंदर ही दफनाया जाता था। और जिन लोगों को दफनाया गया था उनके शवों या उनके दफन करने की जगह के पास उनके लिए खाना खाने के और पानी पीने के लिए बर्तन भी रखे जाते थे। और इनाम गांव में पुरातत्वविदों को फसलों के अवशेष भी मिले थे। ठीक है दोस्तों। और इनाम गांव में जानवरों की हड्डियाँ भी मिली थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा यह पार्ट 4 क्या बताती हमें किताबें और खबरें संपूर्ण हुआ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमने किताबों और खबरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है दोस्तों। हमने इसमें प्राचीन ग्रंथ वेद के बारे में जानकारी प्राप्त की कि ऋग्वेद की सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, इसमें कौन कौन से देवता का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों। हमने ऋग्वेद की प्रार्थनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, किन प्रार्थनाओं में किन किन चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रार्थनाएं की गई हैं। और हमने ऋग्वेद की नदियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। दोस्तों इन चीज़ों से महत्वपूर्ण पर्सन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और हमने ऋग्वेद के लोगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की कि इन लोगों को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया था। इन लोगों को जाति के आधार पर विभाजित न कर कर इनके काम के आधार पर इन लोगों का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस पाठ में ऋग्वेद के समाज के बारे में जानकारी प्राप्त की कि ऋग्वेद का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था ये, और ये वर्ग जो बटे हुए थे ये किस प्रकार के कार्य करते थे। हमने महापाषाण के बारे में जानकारी प्राप्त की कि महापाषाण कितने वर्ष पहले शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों। हमने इनाम गांव के बारे में चीज़ों के बारे में प्राप्त की कि ये किस जगह था, कितने वर्ष पुराने, यहाँ पर किन किन चीज़ों के अवशेष मिले हैं पुरातत्वविदों को। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप इन महत्वपूर्ण चीज़ों के नोट्स बना सकते हैं तथा अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इन्हीं चीज़ों से महत्वपूर्ण पर्सन बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको भी पता है कि एनसीईआरटी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप ये संपूर्ण क्लास को देखें और इस क्लास की महत्वपूर्ण चीज़ों के नोट्स भी बनाएं। ठीक है दोस्तों। ठीक है।